ओके देन, हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित अहमद सिद्दीकी। और अपनी इस वीडियो में मैं FA1 के बैंकिंग का जो पार्ट है, FA1 पेपर का, ACCA का, उसको मैं आप लोगों के सामने जो है वो प्रेजेंट करूंगा और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखें, तो सबसे पहले कस्टमर और बैंक का रिलेशनशिप क्या होता है। कस्टमर और बैंक का जो मोस्ट कॉमन रिलेशनशिप है वो रिसीवेबल और पेएबल वाला है। अगर आप $2000 बैंक में रखवाएं तो बैंक आपका एक तरह से क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। ठीक है, एक तरह से आपका अकाउंट्स पेएबल बन जाएगा, सॉरी, एक तरह से आपका अकाउंट्स रिसीवेबल बन जाएगा, रिसीवेबल डेटर बन जाएगा, क्रेडिटर नहीं बल्कि आपका डेटर बन जाएगा, रिसीवेबल बन जाएगा। आपको वो पैसे, यानी कि जो पैसे आपने बैंक अकाउंट में अपने जमा कराए, वो आपका बैंक के ऊपर एक उधार है, एक कर्ज है। ठीक है। Alternatively, if the bank allows the business an overdraft, अगर बैंक आपको एक ओवरड्राफ्ट दे देता है तो इस सूरत में क्या होगा। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, एक तरह का बैंक का लोन होता है। कस्टमर को, अकाउंट होल्डर को एक तरह का लोन होता है। तो अगर आप बैंक से लोन ले लेंगे तो बैंक आपके लिए फिर पेएबल बन जाएगा, आपका क्रेडिटर बन जाएगा। ठीक है। तो इसके अंदर एक ये छोटा सा एक कॉमन पॉइंट इस हेडिंग में बताया गया है। आगे चलते हैं। फिर बैंक की कुछ ऑब्लिगेशंस होंगी, बिल्कुल इसी तरह जो है वो कस्टमर्स की भी कुछ ऑब्लिगेशंस होंगी इस रिलेशनशिप में, यानी कि बैंक की कुछ ड्यूटीज हैं और कुछ कस्टमर की ड्यूटीज हैं। Although a bank does not have to account to its customer for any profit that it makes with the money deposited, it does have a number of obligation to its customer। देखें, अगर आप बैंक में पैसा रखवाते हैं तो बैंक उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करता है और उस पर कितना प्रॉफिट लेता है, उस प्रॉफिट के लिए बैंक जो है वो लायबिल नहीं है कि वो प्रॉफिट बैंक आपको पे करे। ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ बैंक की ऑब्लिगेशंस है अपने कस्टमर्स की तरफ। द बैंक मस्ट रीपे द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट ऑन डिमांड। कहने का मकसद है पहले पॉइंट में कि जब आपको पैसों की ज़रूरत हो तो जो पैसे आपके बैंक में पड़े हुए हैं, तो बैंक की ये ड्यूटी है, ये ऑब्लिगेशन है कि वो पैसे आपको जो है वो जब आप मांगे वो आपको वो पैसे वापस को आपको वो पैसे दे दे। ठीक है। या अगर आप कोई चेक जो है, आपका अकाउंट है बैंक में, आप कोई चेक इशू करते हैं, आपके अकाउंट में पैसे भी हैं, आप चेक इशू करते हैं, तो वो पैसे जो है बैंक उसी तरह से ट्रांसफ़र करे जिस तरह से आप चाहते हैं उस चेक के ज़रिए। अगर आप चेक को कैश करा लेते हैं बैंक में जाके तो वो आपको कैश दे दे। अगर आप किसी और शख्स को चेक दे देते हैं, वो अपने अकाउंट में जमा करा देता है तो उसके अकाउंट में पैसे चले जाएं आपके अकाउंट से। ये सब क्या है, ये बैंक का काम है, एक ड्यूटी है, एक ऑब्लिगेशन है। बैंकर हैज़ अ ड्यूटी टू ऑनर कस्टमर्स चेक्स टू द अमाउंट ऑफ द बैंक बैलेंस और अग्रीड ओवरड्राफ्ट प्रोवाइडेड दैट द चेक हैज़ बीन मेड आउट करेक्टली। हाँ, ये भी दूसरे पॉइंट में भी यही बात कही गई है कि जब जब जो है वो, अगर जो चेक प्रेजेंट हो रहा है बैंक में, जो चेक आपका प्रेजेंट हो रहा है, वो उस चेक पे अमाउंट वगैरह अगर सब सही है, ठीक है, तो उसके लिहाज से बैंक जो है वो क्या करे कि आपके चेक को सही से डील करे। द बैंक मस्ट प्रोवाइड द अमाउंट ऑफ द बैलेंस ऑन द अकाउंट। द बैंक मस्ट प्रोवाइड द अमाउंट ऑफ द बैलेंस ऑन द अकाउंट एट एनी टाइम ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर। फिर वही बात है कि जो अकाउंट में आपके पैसे पड़े हुए हैं वो आपकी रिक्वेस्ट पे, जब भी आप बैंक से रिक्वेस्ट करें, वो आपको वो पैसे दे दे। The banker must provide a statement showing the transactions on the account for an agreed period within a reasonable time of the end of that period। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है बैंक स्टेटमेंट की कि जो है बैंक जो है वो आपको ये, अब ये भी एक ऑब्लिगेशन है बैंक की कि बैंक आपको आपके अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट दे जिसमें आपकी ट्रांजैक्शंस आ रही हों। जब जब आप वो स्टेटमेंट मांगे, बैंक आपको वो स्टेटमेंट प्रोवाइड करे। ये भी एक ड्यूटी है बैंक की। The banker also has a contractual duty not to disclose any information regarding the affair unless instructed by the customer or compelled by other areas of the law। लेकिन बैंक की एक ड्यूटी ये कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है बैंक के पास, आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं या कोई और इन्फॉर्मेशन है जो यानी कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो बैंक की ये ड्यूटी है कि वो इंफॉर्मेशन वो डिस्क्लोज नहीं करे। सिर्फ उसी सिर्फ इसी सूरत में डिस्क्लोज करे जब कस्टमर ने बैंक को इजाज़त दी हो या किसी लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए कानूनी कोई ऐसी चाराजोई हो रही हो जिसकी वजह से
जो है वो करनी पड़े, यानी कि कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है खुदा ना खास्ता, कोई लीगल इन्वेस्टिगेशन हो रही है या कोई ऐसा मसला है, तो उस सूरत में जो है फिर बैंक जो है वो डिस्क्लोज कर सकता है। लेकिन इसके अलावा नॉर्मली ये है कि बैंक की ये ड्यूटी है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन कहीं डिस्क्लोज ना करे। इन मोर जनरल टर्म्स द बैंकर इज एक्सपेक्टेड टू यूज अ प्रोफेशनल लेवल ऑफ केयर एंड स्किल इन डीलिंग विद द कस्टमर एंड हिज अकाउंट। अच्छा, यानी कि एक प्रोफेशनल जो है बिहेवियर होना चाहिए बैंकर्स का अपने कस्टमर्स के साथ डील करने में। ये भी एक ऑब्लिगेशन है, एक जनरल बात है कि एक प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए, एक प्रोफेशनल और एक केयरफुल बिहेवियर होना चाहिए बैंकर का अपने कस्टमर्स के साथ डील करने के लिए। कस्टमर की देखें ऑब्लिगेशन क्या है, में इज टू इंश्योर दैट व्हेन ड्राइंग, देखें कस्टमर की जो असल ऑब्लिगेशन है जब आप कोई अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में, तो वो यही है कि आप जो अपने चेक्स जो हैं उनको, जब आप चेक्स इशू कर रहे हैं, अगर आप किसी को चेक इशू कर रहे हैं या आपके पास चेक बुक है, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है कोई ब्लैंक चेक साइन करके ऐसे ही रख दें, ठीक है, ऐसे ही उसको चेक बुक में से निकाल के रख दें, या ऐसे ही आप उसको इधर उधर कर दें, किसी और को मिल जाए तो वो उस पे जो है वो अमाउंट फिल करके वो चेक जाके आपकी ब्रांच से कैश करा ले। नहीं है ऐसा सब, ये सब नहीं होगा। मतलब ये कस्टमर की ड्यूटी है कि अब वो जो है अपनी चेक बुक वगैरह या और जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं इन बैंक ने कस्टमर को दिए हैं उनका वो ख्याल रखे। ठीक है। सेंट्रल बैंक क्लियरिंग सिस्टम, देखें सेंट्रल बैंक क्लियरिंग सिस्टम में क्या होता है कि मिसाल के तौर पे जैसे आपने जो है वो अपना जो है आपका अकाउंट है, अब यहाँ पे देखें, बल्कि मैं इसको इस तरह से करता हूँ कि एज एन एग्जांपल द क्लियर ऑपरेट्स इन द फॉलोइंग मैनर, sent to the they are sorted into piles according to that ग्रुप। हाँ, तो इसके अंदर ये देखें बैंकर्स क्लियरिंग सिस्टम, क्लियरिंग सिस्टम में ये है कि चेक जो है, जब हम चेक जमा कराते हैं बैंक में तो हमारा चेक एकदम क्लियर नहीं होता है, बल्कि कुछ दिन लगते हैं। ठीक है, उसको कुछ दिन लगते हैं क्लियर होने में। अब इसमें ये है कि मिसाल के तौर पे लॉयड्स बैंक है, जहाँ पे देखें जैसे कि ना लॉयड्स बैंक है। ठीक है, अब ये लॉयड्स बैंक जो है, मिसाल के तौर पे लॉयड्स बैंक में आपका अकाउंट है। ठीक है, तो लॉयड्स बैंक में जाके आप अपना चेक जमा कराते हो। ठीक है, और वो चेक आपको बल्कि आपको कहीं से चेक मिला, आपको कहीं से चेक मिला जो आपने लॉयड्स बैंक में जमा कराया। फर्ज करें वो चेक था HSBC बैंक का। अच्छा, अब ये जो चेक आपने जमा कराया ये चला जाएगा लॉयड्स बैंक के हेड ऑफिस। ठीक है, ये यूके का क्लियरिंग सिस्टम है, ये यूके का क्लियरिंग सिस्टम है। अच्छा, अब ये चला जाएगा कहाँ, लॉयड्स के हेड ऑफिस चला जाएगा। फिर इसी तरह क्या होगा कि HSBC के पास, HSBC जिस तरह आपने HSBC का चेक जो है लॉयड्स की ब्रांच में जहाँ पे आपका अकाउंट है वहां जमा करा दिया, इसी तरह HSBC बैंक के पास लॉयड्स बैंक के चेक्स आए हुए होंगे। ठीक है ना, ये देखें। हाँ देखें, इसी तरह HSBC के पास जो है, HSBC के पास जो है किसके चेक आए हुए होंगे, हाँ लॉयड्स बैंक के जो है वो चेक्स आए हुए होंगे। जिस तरह आपने HSBC का चेक लॉयड्स में जमा करा दिया, इसी तरह लॉयड्स बैंक के दूसरे लोगों ने लॉयड्स बैंक के चेक्स HSBC की ब्रांचेस में जमा कराए हुए होंगे। अच्छा, अब फर्ज करें कि बहुत सारे चेक्स HSBC के, एक दिन में बहुत सारे चेक्स HSBC के लॉयड्स के पास हैं, और इसी तरह के चेक्स लॉयड्स के HSBC के पास हैं बहुत सारे चेक्स। अच्छा, द एंड रिजल्ट माइट बी दैट फॉर दैट पर्टिकुलर डे, एक दिन लॉयड्स के पास 18 मिलियन के चेक हैं फ्रॉम HSBC टू कवर द चेक्स पेड इनटू द लॉयड्स ब्रांचेस। HSBC के पास इस तरह फर्ज करें कि 18 मिलियन के चेक आ गए लॉयड्स के पास, HSBC के, और HSBC के पास लॉयड्स के 24 मिलियन के चेक आ गए। अब क्या होगा, अब लॉयड्स जो है वो HSBC को कहेगा कि भाई ये 18 मिलियन के चेक आपके हमारे पास जो है वो आए हुए हैं, HSBC को कहेगा। फिर HSBC लॉयड्स को कहेगा कि भाई ये 24 मिलियन के चेक इस तरह के लॉयड्स के हमारे पास आए हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि HSBC को 24 मिलियन लेने हैं लॉयड से, और लॉयड को 18 मिलियन लेने हैं। बेहतर ये है, ज्यादा पैसे किसके निकलते हैं, ज्यादा पैसे HSBC के निकलते हैं, ज्यादा पैसे HSBC के निकलते हैं लॉयड्स की तरफ। और कितने, और डिफरेंस क्या है, 6 मिलियन। तो ये 6 मिलियन का डिफरेंस जो है
लॉयड्स क्या करेगा, लॉयड्स HSBC को पे कर देगा। तो ये एक इंट्रोडक्शन है, ये एक तरीका है बैंकिंग क्लियरिंग सिस्टम समझाने का। आगे चलते हैं। देखें क्लियरिंग सिस्टम में ये जो आपके पास जो है कि इसके अंदर काफी सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आप ये FA1 लेवल पे ये तमाम बातें बहुत सारी डिटेल आप याद करें। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको एक मर्तबा स्टडी टेक्स्ट से इन चीज़ों को एक मर्तबा आपको गो थ्रू करना है, और जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे देखें यहाँ पे क्लियरिंग सिस्टम में जो मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए हैं, इन मेन पॉइंट्स को आपको अपने जहन में रखना है। आगे चलते हैं। टाइमिंग ऑफ द क्लियरिंग सिस्टम, दिस होल प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग चेक्स टेक्स 3 वर्किंग डेज। इस क्लियरिंग सिस्टम में, इस प्रोसेस में 3 दिन लगते हैं नॉर्मली यूके में, ठीक है। द implications of this are as follows: when B pays check into his bank account, it will be 3 working days before the amount credited to is technically cleared, and when A gives his check to B, it will be 3 working days until A's account is debited. When A gives his check to B, it will be 3 working days until A's account is debited, even if B pays the check into his bank straight away. अच्छा, अब इस प्रोसेस में क्या लगता है, इस प्रोसेस में 3 दिन लगते हैं। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि देखें मिसाल के तौर पे अगर B ने when B pays the check into his bank account, it will be 3 working days before the amount credited to his account इज टेक्निकली क्लियर्ड। हाँ, 3 दिन लगेंगे बी के अकाउंट में पैसे आने में, 3 दिन लगेंगे, ठीक है, जब बी चेक जमा कराएगा अपने अकाउंट में। और जब ए ने बी को चेक दिया तो इट विल बी 3 days अंटिल एज अकाउंट इज डेबिटेड इवन इफ बी पेज द चेक इनटू हिज बैंक स्ट्रेट अवे। कहने का मकसद ये है कि देखें ए ने एक चेक दिया बी को तो 3 दिन लगेंगे। 3 दिन के बाद क्या होगा, अगर ए, जैसे ए ने पेमेंट की है, ए ने पेमेंट की है बी को, तो 3 दिन लगेंगे। 3 दिन के बाद ए का अकाउंट डेबिट होगा और बी का अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, ठीक है। डिसऑनर्ड चेक, देखें चेक डिसऑनर किस सूरत में होता है। चेक डिसऑनर इस सूरत में होता है कि मिसाल के तौर पे आपको कहीं से कोई चेक मिला, आपको कोई चेक मिला, फर्ज करें वो चेक था जैसे $100,000 का, $100,000 का चेक था। आप गए, आपने बैंक में जमा कराया, लेकिन जिस शख्स ने वो चेक दिया आपको, उसके अकाउंट में $100,000 नहीं है, नहीं थे। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, चेक डिसऑनर हो जाएगा। तो नॉर्मली ये होता है कि चेक जब डिसऑनर होता है जब जो है वो पैसे होते नहीं है लोगों के अकाउंट में। जो लोग पैसे, यानी कि जिसने पे किए हैं पैसे अपने बैंक अकाउंट से, उस बंदे के अकाउंट में पैसे होते नहीं है, तो इनसफिशिएंट फंड्स की बुनियाद पे चेक जो है वो क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स, देखें एक तो जो है वो पेमेंट हो सकती है कैश की शक्ल में, जो हमें पता ही है, ठीक है। इसके अलावा चेक की हम बात कर लेते हैं। देखिए चेक में ये है, चेक में मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे एक ये समझाता हूँ कि देखें चेक, चेक की हम बात करते हैं तो चेक में एक बात आप ये याद रखें कि ड्रॉर, ड्रॉर कौन बंदा होगा, द पर्सन हु साइंस द चेक, जिस बंदे ने चेक साइन किया है, ठीक है। ड्रॉई, द बैंक of the person who issued द चेक, जिस बंदे ने यानी कि साइन किया है। ऊपर जो ड्रॉर है, ड्रॉर का जो बैंक है वो ड्रॉई कहलाएगा। और पेई, पेई कौन होगा, टू whom द चेक इज गिवन, जिस बंदे को वो चेक दिया गया है वो बंदा जो है वो कौन है, वो पेई है, ठीक है। तो ये बात जो है ना आपको चेक में ये 3 टर्म्स जो है ना वो याद रखनी है। ड्रॉर कौन है, जिसने चेक इशू किया है, जिसने साइन किया है, इशू किया है। ड्रॉई, उस शख्स का बैंक जिसने चेक इशू किया है। और पेई, पेई कौन होगा, पेई वो शख्स जिसको वो चेक दिया गया है, जिसको पेमेंट हो रही है यानी कि, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे मुख्तलिफ बातें इसके बारे में लिखी हुई हैं कि चेक के ऊपर क्या क्या आता है। चेक के ऊपर बैंक का नाम और ब्रांच, जिस जिस बैंक से चेक इशू हो रहा है उस बैंक का नाम और उसकी ब्रांच आती है। पेई द पर्सन इज कॉल्ड द पेईज नेम इज रिटन ऑन द टॉप लाइन ऑफ द चेक। देखो, पेई, जिस शख्स को वो चेक दिया गया है, जिस शख्स के नाम पे वो चेक है, उस बंदे का नाम इस पे लिखा जाता है, ठीक है, चेक के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, अमाउंट, अमाउंट भी आएगा, डेट भी आएगी चेक के ऊपर, बैंक सॉर्ट कोड। ऑल्दो कि ये बैंक सॉर्ट कोड पाकिस्तान में नहीं होता, और इनफैक्ट मैंने नहीं देखा, बल्कि मैंने इस शॉर्ट कोड की जगह जो है आई बैन लिखा हुआ देखा है। आई बैन या स्विफ्ट कोड मैंने जो है ना वो लिखा हुआ देखा है। शॉर्ट कोड जो है ना, इसके बारे में जो है ना ये मुझे पाकिस्तान में रहते हुए मैंने शॉर्ट कोड मैंने नहीं देखा। हाँ, मैंने स्विफ्ट कोड देखा है, मैंने आई बैन लिखा हुआ देखा है चेक के ऊपर। अच्छा, एवरी ब्रांच ऑफ एवरी बैंक हैज अ यूनिक शॉर्ट कोड विच इज प्रिंटेड ऑन द चेक। अच्छा, ये जो है ये ब्रांच कोड भी हो सकता है। पाकिस्तान में हम इसको जो है वो ब्रांच कोड भी, एक ब्रांच का एक मखसूस नंबर होता है बैंक की ब्रांच का, इसको हम जो है वो ब्रांच कोड भी कह सकते हैं। और नॉर्मली पाकिस्तान में यहाँ पे हम इसको ब्रांच कोड कहते हैं। द नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर एंड सिग्नेचर ऑफ एन ऑथोराइज पर्सन। जाहिर सी बात है, जिस बंदे का वो जिस बंदे का अकाउंट है, जिस बंदे का अकाउंट से चेक इशू हो रहा है, उस बंदे का नाम होगा चेक के ऊपर, ठीक है। और एंड सिग्नेचर ऑफ एन ऑथोराइज पर्सन, ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि ऑथोराइज्ड सिग्नेटरीज कौन होते हैं। और यानी कि जो बंदा चेक साइन करने के लिए ऑथोराइज है, उसका सिग्नेचर। नॉर्मली अगर इंडिविजुअल का अकाउंट है, देखें इंडिविजुअल का अकाउंट है तो नॉर्मली ये होता है कि वही शख्स साइन कर रहा होता है जिसका वो अकाउंट होता है, ठीक है। और इसी शख्स को क्या कहते हैं, हम ड्रॉअर कहते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया। अकाउंट नंबर भी आता है फिर चेक के ऊपर, और चेक नंबर भी आता है चेक के ऊपर। अच्छा, क्रॉस चेक, देखें क्रॉस चेक में क्या होता है कि क्रॉस चेक में हम दो वर्टिकल लाइंस बना देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने अकाउंट्स पे ही लिख दिया है, दो वर्टिकल लाइंस बना के अकाउंट्स पे ही लिख दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये चेक जो है अब ये जो एलन स्मिथ के नाम पे ही इशू हुआ है ये, और एलन स्मिथ के नाम पे इशू है ये चेक, एलन स्मिथ के नाम पे इशू है और एलन स्मिथ के ही अकाउंट में ये जमा होगा, ठीक है। तो क्रॉस चेक इसलिए होता है कि हम जिसको दे रहे हैं, जो पेई है, उसके अकाउंट में ये चेक जमा हो, ठीक है ना। व्हेन अ चेक द पेमेंट हैज टू बी मेड इनटू अ बैंक अकाउंट, इट कैन नॉट बी पेड आउट इन कैश। हाँ, क्रॉस चेक जो है वो कैश नहीं हो सकता। दिस इज अ यूजफुल सिक्योरिटी प्रोसीजर एज इट प्रिवेंट्स कैश पेमेंट्स बीइंग मेड टू अनऑथोराइज पर्सन। अनऑथोराइज पर्सन को जो है पेमेंट नहीं हो सकती है। शुड द चेक बी स्टोलन और लॉस्ट, अगर वो चेक खो जाता है या चोरी हो जाता है तो इस सूरत में जो है फिर कोई और इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास क्रॉस चेक। इंडोर्सिंग अ चेक, देखें इंडोर्सिंग अ चेक में क्या होता है, चेक की इंडोर्समेंट जो है इसमें क्या होता है, अ चेक मे बी इंडोर्स्ड बाय पेई अनलेस इट इज एन अकाउंट्स पेई चेक। देखें, चेक इंडोर्स इस सूरत में होता है, सपोज फॉर एग्जांपल दैट बी ब्राउन हैज रिटन अ चेक। ब्राउन ने एक चेक लिखा है पेएबल टू जीएफ डन फॉर $500, इट कैन बी endorsed by the payee writing his or her signature on the back of the check. The check can then be passed to another person to pay it into their own bank account. अच्छा, अब देखें, ब्राउन ने एक चेक दिया है डन को, ठीक है। हाँ, देखें ब्राउन ने एक चेक दिया है डन को, कितने, $500 का। और अगर ये चेक क्रॉस नहीं हुआ हुआ है, ठीक है ना, अगर ये चेक क्रॉस नहीं हुआ हुआ है और इसके ऊपर अकाउंट्स पे ही नहीं लिखा हुआ है, तो क्या कर सकता है जीएफ डन जो है वो क्या कर सकता है, डन क्या कर सकता है कि डन जो है इस चेक के पीछे साइन करके, इस चेक के पीछे साइन करके किसी और शख्स को ये चेक जो है वो पे कर सकता है। द चेक कैन देन बी पास्ड ऑन टू अनदर पर्सन टू पे इट इनटू देयर ओन बैंक अकाउंट। अच्छा, इसमें ये होता है कि जीएफ डन अपना साइन बनाए, पीछे अपना साइन बनाए चेक के ऊपर, और कभी ऐसा भी होता है कि उस बंदे का नाम जिसको वो पास ऑन कर रहा है ना ये चेक, उस बंदे का नाम लिख के चेक के पीछे और उसको थमा दे, तो ये चेक की क्या कहलाती है, ये चेक की एंडोर्समेंट कहलाती है, ठीक है। डन को किसी और को पेमेंट करनी है,
ये $500 डन किसी और को देना चाहता है तो उस शख्स का नाम लिखे पीछे चेक पे और अपना साइन बना दे, तो ये चेक इंडोर्स हो जाएगा, वो शख्स जाके अपने अकाउंट में जमा करा लेगा। चेक गारंटी कार्ड, चेक गारंटी कार्ड इंडिविजुअल्स को इशू होते हैं। चेक गारंटी कार्ड में क्या होता है कि एक अमाउंट गारंटीड होता है, एक अमाउंट क्या होता है, अमाउंट गारंटीड होता है कि भाई इस अमाउंट तक बैंक जो है वो पेमेंट करेगा ही करेगा, इस अमाउंट तक कभी भी इस अमाउंट से तक, यानी कि एक गारंटी हो जाती है, इसके अंदर एक गारंटी हो जाती है कि इस अमाउंट तक बैंक जो है वो आप पेमेंट करेगा ही करेगा। अगर जैसे किसी शख्स के पास चेक गारंटी कार्ड है, ठीक है ना, अगर किसी शख्स के पास चेक गारंटी कार्ड है और आप उससे जो है वो चेक ले रहे हैं, ठीक है, वो शख्स आपको प्रेजेंट करे अपना चेक गारंटी कार्ड, तो आपको इस बात का इत्मीनान हो जाएगा कि इस अमाउंट तक जो है क्या होगा, इस अमाउंट तक क्या होगा कि आपको पेमेंट होगी ही होगी। व्हेन एन इंडिविजुअल राइट्स अ चेक विद द नंबर ऑफ द गारंटी कार्ड रिटन ऑन द बैक ऑफ द चेक, और चेक के पीछे गारंटी कार्ड का नंबर हो, द बैंक विल गारंटी पेमेंट अप टू द अमाउंट शोन ऑन द कार्ड, अप टू द अमाउंट शोन ऑन द कार्ड। अच्छा देखो, तो इसमें चेक गारंटी कार्ड में एक लिमिट तक क्या होती है कि एक लिमिट तक अमाउंट गारंटी होता है कि भाई इस अमाउंट तक पेमेंट होगी ही होगी, ठीक है। और जिस शख्स को ये चेक गारंटी कार्ड मिल रहा है उसको जो है वो क्या करेगा, वो कुछ चेक करेगा, चेक दैट द बैंक गारंटी कवर्स द अमाउंट ऑफ द पेमेंट। क्या बैंक गारंटी जो है, जो गारंटी कार्ड है, इस पे जो अमाउंट मेंशन है, जो पेमेंट है, इस अमाउंट से ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि अगर इस अमाउंट से ज्यादा है फिर बैंक इसको जो है वो ऑनर नहीं करेगा, यानी कि फिर बैंक जो है इससे ज्यादा पैसे बैंक जो है वो गारंटी नहीं करेगा, ठीक है। चेक दैट द कार्ड इज स्टिल वैलिड, जिसपे जो कार्ड पे वैलिडिटी डेट है, क्या वो वैलिडिटी डेट जो है वो निकल तो नहीं गई, कार्ड एक्सपायर तो नहीं हो गया। राइट द कार्ड नंबर ऑन द बैक ऑफ द चेक, कार्ड का नंबर आप जरूर लिखें चेक के पीछे। मेक श्योर दैट द पेयर हैज रिटन आउट द चेक करेक्टली, और ये कि जिस शख्स ने वो चेक इशू किया है उसने सही चेक भरा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर देखें। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर एक खास किस्म की इंस्ट्रक्शन होती है बैंक को कि बैंक जो है वो आपको क्या करे कि आपको पेमेंट कर दे। बैंक क्या करे कि बैंक आपको जो है स्टैंडिंग ऑर्डर में ये होता है कि बैंक जो है आप इंस्ट्रक्शन देते हैं बैंक को, बल्कि आप इंस्ट्रक्शन देते हैं बैंक को कि किसी शख्स को आपको जो है वो पेमेंट करवानी है, ठीक है, अपने बैंक अकाउंट से। तो मिसाल के तौर पे इसको आप यूं समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल जैसे कि रेंट है, फर्ज करें आप जो है वो कोई हर महीने कोई एक रेंट देते हैं, तो आप एक स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो बैंक को इशू करें, एक स्टैंडिंग ऑर्डर इशू करें, एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इशू करें कि हर महीने आपके अकाउंट से पेमेंट हो जाएगी फला शख्स के अकाउंट में, एक फिक्स अमाउंट पे हो जाएगा। अगर आप मिसाल के तौर पे 5,000 रेंट दे रहे हैं तो हर महीने 5,000 रेंट की पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक इंस्ट्रक्शन होती है। फिर इसमें ये होता है कि ऑटोमेटिकली जो आपने इंस्ट्रक्शन दी होती है उसके लिहाज से हर महीने ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, और वो पैसे जो है वो किसके पास चले आते हैं, जिसके अकाउंट में जिसको आपने बैंक को कहा होता है कि आप इनको पेमेंट करते हैं, तो उनको जो है ये पैसे उस शख्स के अकाउंट में जो है या उस बिजनेस के अकाउंट में जो है वो चले आते हैं। डायरेक्ट डेबिट भी स्टैंडिंग ऑर्डर की तरह होता है, बस इसमें फर्क ये होता है कि डायरेक्ट डेबिट जो है वो पर्टिकुलर टाइम पे रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं होता, एक तो यानी कि कभी भी, और दूसरी बात ये कि डायरेक्ट डेबिट कौन इनिशिएट करता है, डायरेक्ट डेबिट वो बंदा इनिशिएट करता है जिसको आप ऑथोराइज करते हैं। अ बैंक कैन ऑल्सो पे अ थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ अ कस्टमर बाय डायरेक्ट डेबिट। This is similar to a standing order, the main difference being that receiving it is the receiving business that identifies the direct debit and specifies the amount। अच्छा, अब इसमें जो है ना क्या होता है कि इट इज द रिसीविंग बिजनेस, यानी कि जो जिस बिजनेस को पैसे मिल रहे होते हैं, इट इज द रिसीविंग बिजनेस, इट इज द रिसीविंग बिजनेस दैट इनिशिएट्स द डायरेक्ट डेबिट, यानी कि जिस जिस शख्स को आपके अकाउंट से पैसे लेने होते हैं
वो ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करता है, ठीक है, आप ऑथोराइज कर देते हैं, वो शख्स ट्रांजैक्शन इनिशिएट करता है और वो आपके अकाउंट से पैसे निकालता है, और अमाउंट भी वही शख्स जो है वो स्पेसिफाई करता है। इसमें ये होता है कि आप किसी को जो है वो एक तरह से क्या करते हैं कि अपना बैंक अकाउंट इस्तेमाल करने की इजाजत दे देते हैं कि भाई ये शख्स है, मैं इनको ऑथोराइज कर रहा हूँ, जब जब ये चाहेंगे तो ये पैसे मेरे अकाउंट से जो है वो डिडक्ट कर लेंगे या अपने अकाउंट में जो है वो क्या करेंगे कि ट्रांसफर कर लेंगे। अच्छा, बैंकर्स ड्राफ्ट पे आ जाते हैं। देखिए, बैंकर्स ड्राफ्ट ये भी एक पॉपुलर मेथड है पेमेंट का, और ये मेथड वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे बड़ी पेमेंट्स होती हैं। मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन्स है, प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन्स में बड़ी पेमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, बड़े अमाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बैंकर्स ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें ना ये चेक की तरह डिसऑनर नहीं हो सकता। लेकिन चेक तो डिसऑनर हो सकता है, लेकिन पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स ड्राफ्ट जो है वो डिसऑनर नहीं हो सकता है। क्योंकि इसमें क्या है कि आप जाके बैंक से डिमांड ड्राफ्ट पहले बनवाते हैं। आपको जब पेमेंट करनी होती है किसी शख्स को तो उसके नाम पे आप डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं, और बैंक उसी सूरत में डिमांड ड्राफ्ट बनाता है जब आपके अकाउंट में इतने पैसे होते हैं कि आप अपना जो है वो ड्राफ्ट जो है वो डिमांड ड्राफ्ट जो है, ये इतने पैसे होते हैं आपके अकाउंट में कि जितने का आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा रहे हो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपको किसी को 1 लाख की पेमेंट करनी है, आप बैंक के पास गए, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए मौजूद है, आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया 1 लाख रुपए का, फिर आप जो है वो डिमांड ड्राफ्ट लेके जाएंगे और उस शख्स को पेमेंट करेंगे, ठीक है। और ये डिमांड ड्राफ्ट जो है ये क्या होता है, ये जो है ये डिसऑनर नहीं होता चेक की तरह। प्रिपेयरिंग अ चेक प्रायर टू डिस्पैच। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिसमें लिखा हुआ है कि आपको चेक किस तरह से बनाना है पेमेंट करने से पहले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। आगे अब जब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी या नेक्स्ट मैं वीडियो जो है वो पब्लिश करूँगा तो उसमें मैं आगे बात करूँगा इन्हीं इन्हीं टॉपिक्स पे, ठीक है। Thank you very much. Thanks for watching. It was Muhidam Ahmed Siddiqui. Let me know if you need any kind of assistance. I am available on different social media platforms like Facebook, WhatsApp, LinkedIn. Thank you very much.